Now we are starting our question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको पूरा लॉन्ग टाइप में ही आ सकता है, मीन्स 10 मार्क्स का ही आ सकता है. हॉल्स इफेक्ट. व्हाट इज हॉल्स इफेक्ट? आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. किसके लिए फाइंड आउट करना है? हॉल्स कोएफिशिएंट, हॉल्स वोल्टेज एंड हॉल्स इलेक्ट्रिक फील्ड. साथ में आपको क्या बताना है, इसके एप्लीकेशंस भी बताना है. एक्चुअली जो हॉल्स इफेक्ट है वो एडविन हॉल ने किया था, इसको इन्वेंट किया था और 1879 में किया था. अगर मैं कहना चाहिए इफेक्ट के बारे में बताऊं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि जब भी कोई मूविंग चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए करंट आपका, जैसे ही चार्ज मूव होता है, करंट फ्लो होता है, तो यदि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो उसका जो इंटरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से होगा और ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज कैरियर किस तरीके का बिहेव करता है, वो कैसे खुद को कहना चाहिए ड्रिफ्ट करता है, इसके बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहना चाहिए इफेक्ट है. और इसके एप्लीकेशंस के बारे में पहले ही डिस्कस कर दूं कि ये चूंकि आपको इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर बताता है, तो जब आप इसका डेरिवेशन करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि ये हमको इवन जो चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बताता है. साथ में जिस तरीके से यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट होता है तो उसके अनुसार हम इवन ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपको सेमीकंडक्टर दिया गया है वो पी टाइप है या एन टाइप है. ये चीज़ें मेरी आपको समझ में आएंगी जैसे जैसे मैं डेरिवेशन करती जाऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं अपना हॉल्स इफेक्ट. हॉल्स इफेक्ट का सबसे पहले आप स्टेटमेंट समझ लें. स्टेटमेंट समझने के लिए मैं आपको विद द डायग्राम समझाती जाऊंगी कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, या सेमीकंडक्टर. मान लीजिए ये कोई क्या है, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है. करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी प्लेट मान सकते हैं, तांबे की प्लेट मान सकते हैं, कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. और इसके ऊपर यदि मैं अभी फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई चलिए नहीं करती हूँ, ठीक है ना. अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसको मैं क्या करती हूँ, बैटरी से कनेक्ट कर देती हूँ. यदि बैटरी से कनेक्ट करूंगी, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन होगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट चलता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ यूं होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस कंडक्टर में से कुछ उसका डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जो है इसका जो कुछ इस तरीके से चल रहा है. अब यदि हम क्या करें कि इसके ये जो दो कहना चाहिए दो सरफेसेस हैं, इन सरफेसेस से यदि हम वायर से वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं तो चूंकि करंट फ्लो हो रहा है तो बनी बात है कि चार्ज का एक्यूमुलेट तो कहीं हो नहीं सकता है. तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस या जो आपको यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. मतलब यहाँ पर जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो आपको यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिला. अब क्या करते हैं, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है क्योंकि करंट किस में है, फ्लो में है, कोई डिफरेंस नहीं है. अब क्या करते हैं कि जो आपका इफेक्ट कहता है कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अब इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए कोई मैग्नेट मैंने रखा जिसका इस तरफ मैंने रखा एन पोल और इसके मतलब इसके ऊपर ही रख रही हूं मैं, और दूसरे तरफ मैंने उसका इस तरफ रखा उसका कौन सा, एस पोल. तो डायरेक्शन सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ से कहाँ होगा, एन टू एस. तो ये जो लाइंस ये जस्ट इसके ऊपर ही है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं इसको पेनिट्रेट करती जाएंगी इस प्लेट को और किसकी तरफ जाएंगी, अपने एस फील्ड की तरफ जाएंगी. यानी मैं अगर शो करूं तो ऐसा कर सकती हूं कि जो बी का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड्स होगा. तो अभी तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब कौन सा फील्ड भी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, जो कि इसके क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर है. तो इफेक्ट क्या कहता है कि वोल्टेज इज डेवलप्ड अक्रॉस द स्पेसिमेन. ये आपका जो स्पेसिमेन है इसमें एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है इन अ डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू बोथ. यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, उसके भी परपेंडिकुलर. यानी हम जानते हैं 3 डायरेक्शंस होते हैं, तीनों डायरेक्शन क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये x है, ये y है और ये क्या है, z है.
मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, y है, तो जो डेवलप होगा वोल्टेज वो किस दिशा में डेवलप होगा, z में। ऐसा ही आप किन्हीं भी एक्सेस के लिए ले सकते हैं कि मान लीजिए ये x है और यहाँ पर b है, तो जो ये डेवलप होगा ये किस डायरेक्शन में डेवलप होगा, आपका जो VH होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव y में। तो इस तरीके से उनका कहने का मतलब है कि यदि दो चीजें परपेंडिकुलर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑटोमेटिकली एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है जो कि अभी तक नहीं था। ये पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक नहीं था, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। कैसे आ जाता है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसके टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं कि जैसे हम इस मैग्नेट को लगाते हैं ऊपर और नीचे और ये लाइंस इसको पेनिट्रेट करना शुरू करती हैं, अब यदि हम इसको कनेक्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बकायदा देता है, ये डिफ्लेक्शन हमको मिलता है इसमें। मतलब अभी जबकि आपने ये नहीं रखा था तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, लेकिन जहां ये रखा आपने तो तुरंत आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलने लगा। मतलब कहने की बात है कि कहीं ना कहीं चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। तो एक्चुअल में इसको ऐसे समझा जा सकता है, इसको अगर मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में बोलूं तो आप ये बोल सकते हैं कि व्हेन electric field and the magnetic field both are perpendicular to each other, then automatically कहना चाहिए potential difference is developed which is perpendicular to both x means electric field also and the magnetic field also। ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो एक्चुअल में ये जो हुआ इसके लिए जो उन्होंने जो दिया हॉल्स इफेक्ट समझाया, उन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये इसके लिए हुआ कि ऐसे ड्रिफ्ट क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि ये किस पे बेस्ड होता है, आपके फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जनरली आपने सब ने पढ़ा हुआ है। ये कुछ कंडीशन इस तरह की हुआ करती थी जहां पे ये किसको शो करता था, आपका थंब F फोर्स को, ये किसको शो करता था, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो मिडिल फिंगर होती थी ये किसको शो करती थी, उसकी वेलोसिटी को। ये होती थी आपकी इंडेक्स फिंगर जो B को शो करती थी, मिडिल फिंगर V को शो करती थी वेलोसिटी को, और जो थंब होता था वो किसको शो करता था, फोर्स को। लेकिन ये किसके लिए होता था हमेशा, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता था। अब जो कि आपका तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो आपका चार्ज तो नेगेटिव है, तो ये जो आपका लेफ्ट का जो कहना चाहिए थंब रूल है ये क्या होगा, जस्ट पलट जाएगा। यानी ये चीज अब कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, ये जो थंब है वो किस तरफ हो गया, इस तरफ। अब इसको आप इसमें समझें कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मैंने कहा था ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था। तो अगर मैं इसमें कंडक्टर में लूँ, स्पेसिमेन में लूँ, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, ये है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मैं आपको फिर से अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो इलेक्ट्रॉन जो किस तरीके से आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन स्पेसिमेन में तो ये है। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है और किसके ऊपर लग रहा है, नेगेटिव है। मतलब अब ये अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ एक्यूमुलेट, आपको कहाँ पर एक्यूमुलेट होता, आपका यहाँ पर आपका एक्यूमुलेट होता। लेकिन ये जो है ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, या फोर्स किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, इसके जस्ट अपोजिट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो ऐसे चले आ रहे थे ये किसकी तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ये इस सरफेस की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं। और इस सरफेस पर ड्रिफ्ट होंगे तो डेफिनेटली ये जो सरफेस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, बहुलता हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। यहाँ चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि एक्यूमुलेट किस पर होगा, इस पर। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपको इसलिए इसमें यहाँ क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये जो इफेक्ट है ये इसको किसने समझाया था, इस आपके हॉल ने। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन यदि हम देखते हैं तो जो हुआ है आप उसी को मैथ्स में कन्वर्ट करते जाइए। सबसे पहले जब आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था उस समय आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन चल रहा था, और इलेक्ट्रॉन चल रहा था तो कौन सा फील्ड क्रिएट, तो कौन सा फील्ड ऑलरेडी उसके ऊपर था, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का फोर्स लगाता है, और जो फोर्स होता है वो कितना होता है, F = Q
ई। चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैं हॉल्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो हर जगह इसको ई को मैंने क्या लिख दिया, ई एच लिख दिया। तो ये सबसे पहले मैं अगर डेरिवेशन करूं तो आपको स्टार्ट यहीं से लेना चाहिए कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई कितना हो गया, ई ई एच, ठीक है ना। लेकिन नियम जो कहता है या जो लॉ कहता है, लॉ कहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो मैंने आपको स्टार्ट क्यों यहाँ से करा दिया, क्योंकि आपको याद ये रहेगा कि हमारे पास क्या है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि अगर आपको नहीं याद रहता है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट करना है तो आपको ये जरूर याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है तो हमारे पास ये तो डेरिवेशन ऑलरेडी, ये इक्वेशन तो ऑलरेडी है कि एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये फोर्स लग रहा था इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर और आपने लगा दिया मैग्नेट, तो मैग्नेट के कारण इसके ऊपर फिर एक फोर्स लगने लगा और मैग्नेट के कारण जो फोर्स लगता है चार्ज पे वो फोर्स आपका क्या होता है, जो उसका नाम आप सबको पता है, लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स का जो वैल्यू होता था सारे जानते थे, क्यू वी इंटू वी। यहाँ पे मैं वी के साथ डी लिख रही हूँ, डी फॉर द ड्रिफ्ट, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है जो चल रहा था ऐसा ड्रिफ्ट हो गया है, ऐसा ड्रिफ्ट हो गया, किसके इफेक्ट में ड्रिफ्ट हो गया, ई के और बी के। इसलिए इसकी वेलोसिटी को मैंने सिंपल वेलोसिटी ना लिख के वीडी लिखा है। इसी वीडी को कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो हुआ वो कितना हुआ, एफ एम, जो होता है जनरली आपका, यदि वो फॉर्मूला होता है, आप लोग सारे जानते हैं, वी डी क्रॉस बी, आप बोलते थे क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पर हमने बोला ना कि ये तीनों जो फिंगर्स होती हैं ये आपस में कितने डिग्री पे होती हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, 90 डिग्री पे होती हैं। तो साइन क्या है, 90 है। तो यदि मैं ये लिखूं कि आपका जो फोर्स है वो कितना है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा तो हो गया 90 डिग्री, तो डेफिनेटली साइन 90 कितना बन गया, 1। तो फोर्स क्या बचा, क्यू वी बी, है ना। और v को मैं क्या लिख रही हूँ, वी डी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब आपके सामने दो फोर्सेस हो गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक, यानी कि एफ ई, कितना ई, क्यू ई होता है, क्यू आपका चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्यू की जगह मैंने लिखा है ई, और ई जो कि हॉल से है इसलिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या लिखा, ई एच से शो किया है। ऐसे यहाँ पर भी क्यू वी बी होता है, तो क्यू अपना चार्ज इलेक्ट्रॉन है इसलिए अपन ने ई वी बी लिखा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो इसमें हुआ है उसको सिर्फ हमने दो इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। बट इसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन क्या है, बैलेंस्ड है, कहीं गिर नहीं रहा है, ड्रिफ्ट हुआ है। मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, बैलेंस किए हुए हैं। मतलब क्या है, कंडीशन किसकी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, साम्य अवस्था की अवस्था है। यदि साम्य अवस्था है मतलब दोनों एक दूसरे को यदि बैलेंस कर रहे हैं, मतलब दोनों क्या हैं, अपने उनका मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल हैं, तो हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं। हमने इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया। यदि हम इक्वेट करते हैं तो एफ एम की वैल्यू ये रखी, एफ ई की वैल्यू ये रखी, ई और ई क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इसमें जो आपका ई एच है उसकी वैल्यू कितनी आई, वी टी बी। आपका क्वेश्चन में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था देख लें। आपके क्वेश्चन में आपको हॉल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ये चूंकि ई एच है तो ये डेफिनेटली हॉल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो ई एच आ चुका है। ई एच की वैल्यू कितनी आ गई, वी डी वी। तो ई एच के लिए क्या किया आपने, कुछ नहीं, जो आपको दिया हुआ था आपने दोनों फोर्सेस लिख दिए, इक्वेट कर दिए, क्या आ गया, हॉल्स इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बात आती है हॉल्स वोल्टेज की। अगर वोल्टेज निकालना है और ई आ चुका है तो सबको रिलेशन याद होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत कॉमन सा रिलेशन है, कई जगह मैं यूज कर चुकी हूँ। क्या होता है, इसको आप जनरली बोला करते थे, तो क्या बोलते थे आप इसको जनरली वोल्टेज के फॉर्म में पढ़ा करते थे। अभी मैंने जीना डायोड और जब सोलर सेल पढ़ाया था कि वोल्टेज कांस्टेंट है तो मैं बोलती थी ई डॉट डी, इन दोनों को हम बैलेंस करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यदि मैं इससे निकाल ये आपके पास आ चुका है, ई आपके पास आ चुका है, तो वो बी तो आ ही जाएगा आपके पास। ई की वैल्यू अगर ये है तो बी की वैल्यू कितनी होती है, ई इंटू डी, ठीक है ना। तो यहाँ यदि मैं सिर्फ अंतर ये है कि हमारा जो वेलोसिटी है उसको हम क्या लिख रहे हैं, वी डी लिख रहे हैं। तो यदि ये स्थिति है तो ई की वैल्यू इसी फॉर्मूले से यदि मैं निकाल लूँ तो कितनी हो जाती है आपकी, ई
आपकी कितनी हो जाती है V बाय डी इज इक्वल्स टू ई। तो जहां आपका E है वहां आप क्या लिख दीजिए V बाय डी। मैंने VH लिखा, क्यों VH लिखा? क्योंकि ये जो डेवलप हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस वो हॉल के कारण हुआ है, तो मैंने इसको VH लिखा। नोटेशन जरा सही बनाएं, क्योंकि क्या है जो V है ये वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और जो स्मॉल v है ये क्या है वेलोसिटी है। ठीक है, तो VH अपॉन डी मैंने किसकी वैल्यू रख दी EH की, और ये बराबर किसके है VDB। तो VH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये D आपका यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो VH क्या निकला आपका VDBD। तो ये क्या निकल आया आपका हॉल्स वोल्टेज। क्या क्या निकालना था, हॉल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एक था आपका हॉल्स वोल्टेज, ये दोनों आ गए। ठीक है, अब थर्ड वन जो बचा है वो है हॉल्स कोएफिशिएंट, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। हॉल्स कोएफिशिएंट निकालने के लिए एक थोड़ा सा आपका एक इक्वेशन लगेगा, जो आपको ये भी आपने मैक्सवेल इक्वेशंस में कई बार किया है। करंट डेंसिटी सारे जानते हैं कितना होता है, J इज इक्वल टू कितना होता है I अपॉन A। तो यदि मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी J इंटू ए। करंट डेंसिटी हमने फाइंड आउट पहले की हुई है, तो J की वैल्यू जो होती है, अगर मैं चार्ज डेंसिटी निकालूं यहाँ पर, तो चार्ज डेंसिटी क्या बनती है NeV, जहाँ पे N होते हैं नंबर ऑफ चार्जेस, E होते हैं जो चार्ज है, और V होती है उसकी क्या वेलोसिटी। तो J की वैल्यू आपने, J की वैल्यू जो थी आपने क्या रख दी NeV। इधर देख लें इसको आपने J की वैल्यू क्या रख दी NeV। ठीक है, इसको अलग से कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, J की वैल्यू NeV रखी है, और आप फॉर्मूला क्या होता है आपका J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो अगर ये इतना है तो आपका I कितना हो गया, तो I बराबर कितना हो गया, J की वैल्यू NeV इंटू कितना हो गया A हो गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी I की वैल्यू आ गई। ठीक है, I की वैल्यू हमने यदि निकाली है तो इस I की वैल्यू से हमें शायद कुछ मिल सकता है, क्यों, या हम यहाँ तक क्यों गए, अचानक हम यहाँ से हॉल कोएफिशिएंट तक तो हमें मुड़ना था, बट हम इस डेरिवेशन के बाद अचानक यहाँ क्यों आए, उसका रीजन भी समझ लें, या भूल जाए तो ध्यान रखना, यहाँ तक कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और क्या है आपके दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है, आप दोनों इक्वेट कर देंगे, हॉल वोल्टेज आपकी तुरंत आ जाएगी। हॉल वोल्टेज जैसी आएगी तो सबको पता है यो VD रिलेशन जो होता है वो सबको पता होता है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आपको यहाँ से आएगी। तो आप याद रखें कि ये जो डेरिवेशन आया है आपका VH इज इक्वल टू VDB, इसमें याद रखें कि इसमें सिर्फ एक ऐसी चीज ही है जो हमें निकालने की जरूरत है, वो कौन है VD। बाकी तो B वो है आपका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और D जो है वो की डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर एस्टेरिस्क लगा लें कि अब हमको जो निकालने चलना है वो क्या निकालने चलना है VD, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कभी कभी क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकालने आती है, तो आप याद रखें कि यहाँ तक का डेरिवेशन रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, VD की। तो यदि हम VD की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हमें हेल्प किसकी लेनी है, करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी कितना होता है, J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो और हमने I की वैल्यू इससे कितनी निकाली, J इंटू A। J का फॉर्मूला सबको पता है चार्ज कंसंट्रेशन के फॉर्म में NeV इंटू A। अब मैंने आपको बता दिया है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी के लिए तो हम चले थे। तो VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I अपॉन NeA, I अपॉन NeA, जिसमें ये 1 अपॉन NE जो आया है, ये 1 अपॉन NE यही कहलाता है क्या, RH। RH मीन्स हॉल्स कोएफिशिएंट। क्यों उसको स्पेशली बोला जा रहा है, क्योंकि हॉल कोएफिशिएंट क्या बता रहा है, N है नंबर और E हो गए चार्जेस। तो नंबर, यदि आपको चार्जेस का नंबर पता चल जाए कि चार्जेस कितने हैं, तो आपको चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। तो एक्चुअली जो हॉल कोएफिशिएंट होता है वो आपको चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बताता है। यदि हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है तो आगे हम हर चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए RH जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डेरिवेशन मेरी तरफ से जो आपने लिखा है थ्योरी में
उसको ले लें, दोनों फोर्सेस ले लें, इक्वेट कर दें, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई की। ई और वी का रिलेशन हम सब जानते हैं, अगर ई आ गया तो वी आसानी से आ जाएगा, और अगर ये दोनों आ जाते हैं तो फिर टारगेट याद रखें कि हमको अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो हमको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है। हो सकता है शायद आप ये फॉर्मूला भूल गए हों, आपने 12th में निकाला है ये, तो आप इसको थोड़ा सा जरूर याद रख लेंगे। जे का फॉर्मूला क्या रखना है आपको, चार्ज कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में रखना है, कितना, NeV। और आप अगर इस तरीके से करते हैं सॉल्व, तो आपकी जो वैल्यू आई, क्या आई आपको फाइनली, यदि मैं हॉल वोल्टेज की बात करूं, तो अब जो VH आया तो उसमें VH में VD की वैल्यू हम रख सकते हैं। कितनी है VD की वैल्यू, I/NEA। तो यहाँ पे मैं I/NEA यदि रख दूं तो I/NEA हो जाएगा, और क्या बचेगा, B बचेगा, ये I/NEA रख दूंगी, B बचेगा और D बचेगा, ये हो जाएगा आपका क्या, हॉल्स वोल्टेज। ठीक है ना। तो यदि आपको हॉल्स वोल्टेज वैसे भी निकालने आता है तो आप कोशिश करें कि आप हॉल वोल्टेज को यहाँ ना छोड़ें। आप हॉल वोल्टेज में किसकी वैल्यू जरूर फाइंड आउट करके रखें, आप किसकी वैल्यू निकाल के रखें, VD की। और अब फाइनली आप अपने हॉल वोल्टेज को लिखें, कितना होता है, VD होता है, VD आप निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, I/NEA, और साथ में कितना है, B/D, और यही 1/NE आपका क्या बन जाना है, RH। तो इस प्रकार से इसमें आप RH को भी ले लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन कभी कभी आता है कि विद द हेल्प ऑफ हॉल्स कोएफिशिएंट फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में आप रिलेशन बताएं, करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो भी आप शायद निकाल ही चुके हैं। आपने जे की वैल्यू जो निकाली थी वो कितनी निकाली थी आपने, ये निकाली थी, जे की वैल्यू कितनी होती है, NeV। ठीक है। तो यदि मैं अगर उसके फॉर्म में रखूं कि J इज इक्वल टू, आपने क्या कहा था, I/A बोला था, तो I की वैल्यू अभी आप अगर निकालें तो कितनी आई इसकी, इससे आपकी VD NeA और अपॉन A, तो A से A क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो J और अगर VD की मैं बात करूं तो VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, J/NE। तो ये 1/NE कितना बन जाएगा आपका RH। और ये एक्चुअल में रिलेशन किस किस के बीच में हो गया, ये हो गई J मतलब हो गया करंट डेंसिटी, VD हो गया आपका क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये है। ठीक है ना। और अगर RH के में भी आ जाए कि RH और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर डेरिवेशन चूंकि काफी सिंपल है तो भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए बार बार आपको क्लू दे रही हूँ कि आप शुरुआत का E निकाल लें, E से V आसानी से निकल जाएगा, और उसके बाद टारगेट रखें दिमाग में कि हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, किसकी हेल्प से निकालनी है, करंट डेंसिटी की। और करंट डेंसिटी का J का ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना पड़ेगा। बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा कि हॉल इफेक्ट जो है तीनों के परपेंडिकुलर होने को शो करता है। इसके एप्लीकेशन की बात करूं, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, जिस तरह से चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था उससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है वो P टाइप है या N टाइप है। ठीक है। चूंकि J इज इक्वल टू 1/NE आ रहा है, तो NE से आप क्या निकाल सकते हैं, चार्ज कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो यूनिट नंबर 3 के सॉलिड स्टेट फिजिक्स के 3 मोस्ट IMP क्वेश्चन, जो कि RGPV के हिसाब से मुझे भी लगता है 10 मार्क्स के लगभग आने को हैं इस साल, वो मैंने आपको तीनों करवा दिए हैं। जीना डाइट करा दिया, सुधार सेल करा दिया और हॉल्स इफेक्ट करा दिया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट यूनिट, आपकी जो लास्ट यूनिट बची हुई है लेजर, अब वो स्टार्ट करती हूँ। तो अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट यूनिट में लेजर में। ओके।